हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेकलाइट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का हमारा क्लास कुछ विशेष है। क्यों विशेष है ये हम समझते चलते हैं, क्योंकि आज मैं आपको सीजीपीएससी के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपने एक दोहा सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लय होएगी, बहुरी करेगा कब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर काम कल पे टालते जाएंगे तो वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने सोचा है कि सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, अपने भविष्य को नया आकार देना है, तो आज का यह क्लास आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सीजीपीएससी है क्या, राज्य लोक सेवा है क्या। तत्पश्चात मैं बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, और फिर तैयारी कब से प्रारंभ करें इस संबंध में बात करेंगे। और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपका चयन सुनिश्चित करती है वह है रणनीति पर। तो हम फिर रणनीति पर बात करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सीजीपीएससी है क्या, राज्य लोक सेवा आयोग है क्या। हम हमेशा सुनते हैं कि सिविल सेवा जो हमें एक ऐसा मौका देती है जिससे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनका मदद करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग होती है उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग होती है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए, केंद्र के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जहां संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, वही राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यों के लिए गठन का प्रावधान है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसे हम केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, और अगर राज्यों के लिए देखें तो इसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो नियुक्ति होती है उसे राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उनके कृत्यों का वर्णन किया है कि वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो हम राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग, उसके संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके कृत्यों को देखेंगे। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों 23 मई 2001 को हुआ। कब हुआ? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का हमारा गठन जो है वो 23 मई 2001 को औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 23 मई 2001 को औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसके क्या प्रमुख कार्य हैं दोस्तों? इसका प्रमुख कार्य है जो कार्मिक होते हैं, जो सिविल सेवा कार्मिक होते हैं, उनके भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना। जैसे सीजीपीएससी जो है एक भर्ती परीक्षा करवाती है और उसके माध्यम से वो कई सारे विभिन्न पद होते हैं, जैसे कि हमारा उप जिला अध्यक्ष, डिप्टी कलेक्टर, हमारा जो पुलिस विभाग का पद है जैसे डीएसपी, और सामान्य, चूँकि डिप्टी कलेक्टर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है हमारा डीएसपी, और उसी प्रकार और बहुत सारे विभाग जैसे कि वित्त विभाग के अंतर्गत आता है लेखा अधिकारी, और जो आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है आबकारी पुलिस इंस्पेक्टर। तो अगर हम देखें तो सीजीपीएससी जो है लगभग छत्तीसगढ़ के 15 से 16 विभाग के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके भर्ती के लिए एग्ज़ाम लेता है। ठीक उसी प्रकार से उच्च शिक्षा आयोग के प्रोफेसर भर्ती, और जो विधि आयोग है, जो विधि विभाग है, उसके लिए जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी भी भर्ती हमारी सीजीपीएससी लेती है। तो सीजीपीएससी एक महत्वपूर्ण आयोग है। उसके बारे में जानने के पश्चात हम इसके योग्यता संबंधी प्रावधान पर नज़र डालते हैं कि
हमें सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उससे संबंध में जानते हैं। दोस्तों, योग्यता जो है वो दो आधार पर यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एक शैक्षणिक आधार पर और एक आयु संबंधी आधार पर। सबसे पहले मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूँगा। शैक्षणिक योग्यता अर्थात क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, उपाधि होनी चाहिए। अगर आप तकनीकी शिक्षा में हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग वाले हैं, डॉक्टर वाले हैं, तो जैसे 4 साल के बाद आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपको डिग्री मिलती है। अगर आप जो सामान्य शिक्षा होती है, जैसे कि साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो 3 साल के अंतर्गत आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, मैं बार बार डिग्री शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ। तो डिग्री अर्थात आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है वो आपको इंटरव्यू के टाइम सबमिट नहीं करना होता। इंटरव्यू के टाइम आपको लगता है आपकी डिग्री। अर्थात जब भी मेरा सजेशन है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को दिलाने वाले हैं, सीजीपीएससी को दिलाने वाले हैं, तो आप जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो आपको डिग्री के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपसे डिग्री कहा जाता है, डिग्री की मांग की जाती है। अब कई बच्चों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि सर, हम अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लिख के आए हैं, हमारा तो रिज़ल्ट आया नहीं है, हम अंतिम वर्ष में हैं, हमारा रिज़ल्ट आया नहीं है, क्या हम पेपर दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष में भी हैं, अगर आप अपने पढ़ाई के, अपने उच्च शिक्षा के अंतिम वर्ष में हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। परंतु जब आप प्री तो दे सकते हैं, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जब आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले रहते हैं तो फिर से फॉर्म भराया जाता है। तो मेंस के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। आपके फाइनल ईयर का रिज़ल्ट मेंस के एग्ज़ाम के पहले, मेंस का जब हम फॉर्म भरते हैं उसके पहले आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है। आयु संबंधी योग्यता जो है अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आयु संबंधी गणना कब से करते हैं। देखिए, जिस वर्ष का नोटिफिकेशन आता है, मान लो 2021 का अभी नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आएगा, तो आयु की गणना के लिए जो आधार लिया जाता है दोस्तों, वो 1/1/2021 की स्थिति में लिया जाएगा। किस स्थिति में? 1/1/2021 की स्थिति में आयु की गणना होगी। इस वर्ष के नोटिफिकेशन के लिए, 2021 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए 21 वर्ष की गणना का करना प्रारंभ जो है वो 1/1/2021 की स्थिति में होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब अलग अलग वर्गों के लिए आयु का जो प्रावधान है वो अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि अगर वह सामान्य वर्ग का है और किसी अन्य राज्य का निवासी है, ठीक है, और सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देता है, तो उसे 21 वर्ष न्यूनतम आयु से लेके 30 वर्ष तक का 30 वर्ष की आयु तक वह एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरा, अगर वो सामान्य वर्ग का है और छत्तीसगढ़ का वो मूल निवासी है, तो वह 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का वो एग्ज़ाम दे सकता है। 40 वर्ष की आयु तक वह एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है। अगर वह आरक्षित वर्ग का है, आरक्षित वर्ग का मतलब ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ही चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्तजन और ओबीसी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग अगर सामान्य समूह की भी है तो भी उसे 45 साल तक, 45 वर्ष की आयु तक एग्ज़ाम दिलाने का अवसर मिलेगा। ठीक है। और निःशक्तजन, ठीक है दोस्तों, तो उन्हें हमारी सरकार जो है 21 साल से लेकर 45 साल तक एग्ज़ाम में बैठने का मौका प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि अगर आप शैक्षणिक और आयु संबंधी योग्यताओं को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक बेहतरीन अवसर है दोस्तों।
अपने सपनों के जो पद है उसको प्राप्त करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का आपके पास एक बेहतरीन अवसर है अगर आप शैक्षणिक और आयु संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं तो। ठीक है, देखिए ये ज़रूरी भी क्यों है, आज से इसके बारे में सोचना ज़रूरी भी क्यों है। अगर हम देखें कि अभी तो एग्ज़ाम आया ही नहीं है, नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, पेपर तो अगले साल होगा फरवरी में। ये जैसे मैंने कोड बोला था, कल करे सो आज कर वाला, उस पर ध्यान देना है। अगर आप इसे दिन में देखें दोस्तों तो हर दिन जो है वो गुजर जाता है। अगर देखूं यहाँ पे देखिए, हमारा 26 नवंबर 2021 को हर साल नोटिफिकेशन आउट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं एक। इसके अगर शब्दार्थों में भी देखें तो इसका कहने का अर्थ ये खुद बता रहा है कि एक दिन गुजर जा रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, मात्र 111 दिन आपका नोटिफिकेशन का दिन बचा है दोस्तों। और अगर मैं प्री की बात करूं जो 13 फरवरी को संभावित है, ठीक है, अगर मैं CGPSC प्री की बात करूं जो 13 फरवरी को संभावित है, तो नोटिफिकेशन के बाद आपको सिर्फ 79 दिन मिलेंगे। ठीक है, किसके तैयारी के लिए? CGPSC प्री की तैयारी के लिए 79 दिन बस मिलेंगे आपको CGPSC प्री की तैयारी के लिए। और अगर मैं आज से अगर एग्ज़ाम का दिन काउंट करता हूं दोस्तों तो ये होते हैं 190 दिन। आप देख सकते हो, अगर आप नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तैयारी करते हो तो आपके पास सिर्फ 79 डेज़, ठीक है, 79 दिन बस हैं। लेकिन अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास 190 दिन है दोस्तों, और 190 दिन बहुत होते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात यह होती है कि हम नोटिफिकेशन आए और उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं, ये गलत बात है दोस्तों। हमें आज से ही प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोस्तों, CGPSC मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें 7 पेपर हैं, हर एक पेपर के 3-3 भाग हैं, टोटल 21 भागों से आपका सामना होगा, बहुत ही वास्ट है। जिसे आप जब प्री दिला के निकलते हो दोस्तों तो आपके पास सिर्फ 3 महीने होते हैं। उस 2 से 3 महीने में आपको उसी को मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करना है, रिवीजन भी करना है। और रिवीजन जो है इसका जड़ है दोस्तों, रिवीजन जो है CGPSC निकालने का एक जड़ है। जिस बंदे ने अगर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया और अगर रिवीजन नहीं कर पाया तो उसका पेपर बिगड़ सकता है। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके प्री और मेंस दोनों की तैयारी जो है आपके प्री के पहले हो जानी चाहिए। नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ों को याद रखिए, हमेशा एक दिन गुजर जाता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम तैयारी कब से प्रारंभ करें? जैसे मैंने आपको ये डेट बताया तो आपके पास अच्छा अवसर है दोस्तों, आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं इसको संदर्भ में लूँ कि हमारे जीवन के संदर्भ में लूँ या फिर हमारे जो पढ़ाई के क्रम है उसके संदर्भ में लूँ, तो हमें ग्रेजुएशन के द्वितीय या तृतीय वर्ष से, द्वितीय या तृतीय वर्ष से ग्रेजुएशन के द्वितीय या तृतीय वर्ष से हमको CGPSC की जो तैयारी होती है वो साथ साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा CGPSC का जो पूरा पैटर्न है और जो प्रोसेस है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो पहले पढ़ाई करने में लगभग हमको 1 से 1.5 साल लगते हैं। पढ़ाई का हमको कितना लग सकता है? 1 से 1.5 साल। ठीक है, और जो पूरा परीक्षा का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सारा प्रोसेस भी मिला के लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। अब आपके पास अगर आप एक बेहतर रणनीति चाहते हैं, ठीक है, एक बेहतर रणनीति लेके पढ़ाई करते हैं, और अगर आपने पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आप ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष से, मैं स्कूलिंग टाइम से इसका मतलब सपोर्ट नहीं करूंगा कि स्कूल से ही हमको CGPSC पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जो है अपनी स्कूलिंग भी
और अपना जो कॉलेज लाइफ है उसे अच्छे से एंजॉय के साथ जीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे ज़िंदगी तो वैसे भी चलनी हुई है। तो ये हो गया पढ़ाई के, क्योंकि हमको सिलेबस, क्योंकि दोस्तों इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमको इसका सिलेबस कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में लगभग 1 से 1.5 साल लग ही जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 3 वर्ष, लगभग एक मोटा मोटा हिसाब 3 वर्ष जो हैं CGPSC की तैयारी के लिए, उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा रणनीति पर कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि हम अपना चयन आसानी से सुनिश्चित कर सके। दोस्तों जैसे मैं भी कंटिन्यू एग्ज़ाम दिलाया था, मैंने 3 बार अभी अपना प्री लिखा, मेंस लिखा है, 1 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, 1 बार भी गैप नहीं हुआ है। तो मुझे प्री और मेंस दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अलग अलग तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि प्री का अलग कर रहे हैं, मेंस का अलग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, अगर किसी टॉपिक को ह्यूज मतलब एक बड़े क्वांटिटी में पढ़ते हो तो उसी से ही प्री के क्वेश्चन निकलेंगे, उसी से ही मेंस के क्वेश्चन निकलेंगे। अगर आपके टॉपिक पे पकड़ होगी दोस्तों तो आपका प्री भी आसानी से निकलेगा, आपका मेंस भी आसानी से निकलेगा। तो आपकी अप्रोच जो है पढ़ाई के प्रति वो प्री कम मेंस की तरह होनी चाहिए। आपको प्री भी पढ़ना है और आपको मेंस भी पढ़ना है। जैसे कि आप कोई टॉपिक उठाते हो तो पहले उसे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको हमेशा प्री के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ध्यान देना है और मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? प्री प्लस मेंस के हिसाब से। आपको प्री प्लस मेंस के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक आप जब पकड़ते हैं तो इस टॉपिक को एक अच्छे बुक से, एक गुणवत्तापूर्ण बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और फिर उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग पैटर्न और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का अलग क्वेश्चन, जो हमारे प्री के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे और मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे आपको करना है। मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको सिलेक्शन जो करवाएगा वो मेंस का एग्ज़ाम करवाएगा। मैं इसकी रणनीति पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो एक फुल फ्लैश वीडियो होगा। जैसे कि मैं बोल रहा था दोस्तों कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी हमको एक साथ करनी चाहिए, और मैंने जैसे कि बताया कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक संस्कृत में सूक्ति है, जैसे कहते हैं कि कागचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हमें कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बकोध्यानम अर्थात बगुलों की तरह क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। बगुला मछली पे अपना ध्यान लगाए रहता है, जैसे ही मछली गुजरती है फट से अपना मुंह पे ले लेता है। श्वान निद्रा अर्थात हमें कुत्ते के समान सोना चाहिए। इसको गलत अर्थों पे ना लीजिए दोस्तों, यह सक्रियता से संबंधित है। हमेशा हमेशा हमको क्या रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कागचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब कम खाने से नहीं है, नहीं तो आप कुपोषित हो जाएंगे, संतुलित खाने से है। अल्पाहारी गृहत्यागी, तो यहाँ पे जो दोस्त है गृहत्यागी, तो गृहत्यागी पहले ज़माने में क्या होता था कि हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था, ठीक है, घर का त्याग करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में आपके पास एक अच्छा अवसर है, आप आधुनिक युग में जी रहे हैं, आपके पास जो है अवसरों की भरमार है। आपके पास शिक्षा प्रणाली खुद चल के आती है डिजिटल माध्यम में। जी हाँ दोस्तों, हमारी कोचिंग संस्था भी आपको इसी प्रकार एक अच्छे वे में, एक अच्छे कोर्स के साथ आपको CGPSC की संपूर्ण तैयारी करवाएगी, ठीक है। और कहते हैं दोस्त कि जो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप भरपूर मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी, आपको लगे रहना है।
हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारा जो टीम है, वो आपके मदद के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमसे जुड़िए और जो अवसर आने वाले हैं उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। हम और हमारी टीम हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। तो ठीक है दोस्तों, इतना कहकर मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।